Good morning, students. We are continuing with lecture 4 of property, plant and equipment. लास्ट लेक्चर में मैंने शुरू कर दिया था मॉडल्स फॉर प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट. वी फॉलो टू मॉडल्स. वन इज कॉस्ट मॉडल and the other one is revaluation model. This is cost model. एक मिनट रुकना. Yes, look at the models. We have one cost model and other is revaluation model. ओरिजिनल फर्स्ट इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो तो कॉस्ट पे ही होगा. जब फर्स्ट टाइम हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ना, वो तो हम लोग कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन उसके बाद में आगे की अकाउंटिंग कैसी होगी, ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में जब प्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे. सो इफ़ यू फॉलो कॉस्ट मॉडल, दीज आर द टू मॉडल्स अराउंड, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल. चूज कौन करेगा? कंपनीज विल डिसाइड, एंटिटीज विल चूज. अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट एज पर इनिशियल रिकॉग्निशन, उसके बाद में हर साल का डेप्रीसिएशन माइनस होगा. डेप्रीसिएशन माइनस होने के बाद जो बुक वैल्यू बचेगी वो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आ जानी चाहिए. लेकिन अगर इसकी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट. तो और एक लॉस बुक करना चाहिए, इम्पेयरमेंट लॉस, और फिर जो वैल्यू बचेगी दैट इज नोन एज कैरिंग अमाउंट विच इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. सर ये इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब, अरे इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन. सर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो वो कॉस्ट मॉडल में अलाउड नहीं है. कॉस्ट मॉडल में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अलाउड है. हाँ, प्रूडेंस के चलते, फॉर प्रूडेंस पर्पस दिस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज अलाउड. उससे हमको ट्रू और फेयर वैल्यू मिलती है, अपवर्ड नहीं अलाउड है. कॉस्ट मॉडल फॉलो किया और वैल्यू बढ़ गई, बुक वैल्यू ज़्यादा, आई मीन फेयर वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, तो वो कॉस्ट मॉडल में अलाउड नहीं है. कॉस्ट मॉडल में क्या अलाउड है? व्हाट इज अलाउड इन कॉस्ट मॉडल? व्हेन यू फॉलो कॉस्ट मॉडल, देन इनिशियल रिकॉग्निशन एज पर इनिशियल, ओरिजिनल कॉस्ट एज पर इनिशियल रिकॉग्निशन. हर साल डेप्रीसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू लिख दो बैलेंस शीट में. लेकिन अगर फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक करो, और ये इम्पेयरमेंट लॉस के बाद जो वैल्यू आती है ये वैल्यू लिखो बुक्स में. ना इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, इस पर पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अपने पास, बट फिर भी इम्पेयरमेंट लॉस का बुक करना चाहिए. जब हमारे एसेट की फेयर वैल्यू, मार्केट में जो वैल्यू है वो हमारे बुक्स में जो वैल्यू चल रही है उससे कम दिखे. देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी फेयर वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. तो ये जो डिक्लाइन इन फेयर वैल्यू है इसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस. इसको मैं स्लैंग लैंग्वेज में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बोल सकता हूँ. सो इट कैन बी सेड दैट डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कैन बी मेड अंडर कॉस्ट मॉडल. ये तो हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो डाउन ये वाला पार्ट सीख रहे कॉस्ट मॉडल, ये एज इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री देखो डेप्रीसिएशन की तरह ही है, इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपीई एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू इम्पेयरमेंट लॉस. जैसे बोलते हैं ना डेप्रीसिएशन टू एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएशन, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही है. उसके बाद में आता है रिवैल्यूएशन मॉडल. माय नेक्स्ट मॉडल इज रिवैल्यूएशन मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल अगर कोई एंटिटी फॉलो करता है तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है ना, वो अपवर्ड वाला जो फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो वो इंक्रीज भी अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकता है. रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने में बेस्ट फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के समय मोर और लेस उतना फंड्स रहता है हमारे पास, उतना कैश रिजर्व्स रहता है कि उससे हम लोग एसेट उस टाइम पे खरीद सके. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि बिकॉज व्हेन यू रीवैल्यू द एसेट then the depreciation will be charged on the new amount, revalued amount.
मीन्स डेप्रीसिएशन, मोर डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज। जब डेप्रीसिएशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो तुमको मालूम है डेप्रीसिएशन पीएनएल में एक्सपेंसेस है, लेकिन उससे कैश आउट नहीं होता है, तो हम ज़्यादा कैश आउट नहीं होता तो कैश को बचाते हैं। अगर 1 लाख का एसेट है और वो 1 लाख को ही डेप्रीशिएट कर रहे हैं तो पीएनएल के डेबिट में डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस बुक होगा और वो कैश बाहर नहीं जाएगा, उसको एक हम लोग बॉक्स बना के उसमें डालते जाएंगे। तो जिस दिन एसेट की वैल्यू 0 होगी, फुल्ली डेप्रीशिएट होगी, वो बॉक्स में 1 लाख रुपए ही जमा होगा। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल में टाइम टू टाइम अगर वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग वो इंक्रीज शो करेंगे। सपोज 1 लाख का एसेट है और हम लोग ने उसको 20,000 अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया, 20,000 का अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया तो उसकी वैल्यू 120 हो गई और ये 120 को डेप्रीशिएट किया जाएगा। सो जिस दिन ये एसेट की वैल्यू 0 होगी अपने पास वो बॉक्स में 1,20,000 होगा, मोर और लेस उतना ही अमाउंट जो एसेट को रिप्लेस करने के लिए चाहिए। लेकिन जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो सर ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किधर जाता है? ये प्रॉफिट जाता है पीएनएल के क्रेडिट में नहीं, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाता है। और पीएनएल में एक दूसरा पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें ये रिवैल्यूएशंस जो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होते ना, जो रिवैल्यूड प्रॉफिट्स होते हैं वो शो करने के लिए एक अलग से हेड है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वहाँ पे शो करते हैं हम लोग। सो एंट्री क्या पास करते हैं देख लो, यहाँ पे मैंने दिया है अकाउंटिंग, जो मैंने कल यहीं पे स्टॉप किया था, अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। एंट्री बनती है एसेट की वैल्यू बढ़ाई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बढ़ गई, बुक वैल्यू कम है, बुक वैल्यू है 1 लाख और फेयर वैल्यू है 125, तो 25,000 से वैल्यू को बढ़ाया। हाँ, एक बार इंक्रीज हो गया उसके बाद में आफ्टर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड द न्यू डेप्रीसिएशन अमाउंट विल बी हायर देन द ओरिजिनल डेप्रीसिएशन अमाउंट। बराबर है ना? पहले 1 लाख को डेप्रीशिएट करे थे, अब वैल्यू बढ़ गई, 1,25,000 डेप्रीशिएट होगा। तो जो पहले डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा था, जो अभी चार्ज हो रहा है, दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन। दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन। द डिफरेंस बिटवीन रिवाइज डेप्रीसिएशन एंड एक्चुअल डेप्रीसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एडिशनल डेप्रीसिएशन, उसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल डेप्रीसिएशन। और ये एडिशनल डेप्रीसिएशन का करना क्या है? पहले पूरा डेप्रीसिएशन ओरिजिनल प्लस जो एडिशनल है पूरा पीएनएल के डेबिट में जाएगा, पीएनएल के डेबिट में जाएगा, लेस फ्रॉम एसेट एंड पीएनएल डेबिट। फिर पीएनएल के डेबिट में डेप्रीसिएशन जाने के बाद नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ले आएंगे। नेट प्रॉफिट जब बैलेंस शीट में आता है तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। फिर बैलेंस शीट में आने के बाद जो एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन चार्ज किया है ना, वो एक्चुअली पीएनएल के डेबिट में नहीं जाना चाहिए था, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के डेबिट में जाना चाहिए था। तो बैलेंस शीट में पहुंचने के बाद हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से उतना अमाउंट जितना एडिशनल डेप्रीसिएशन है, देखो ये रहा, द अमाउंट ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू रिटेन अर्निंग्स टू कॉम्पनसेट द एडिशनल डेप्रीसिएशन। हाँ, जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, एडिशनल डेप्रीसिएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, जितना एडिशनल डेप्रीसिएशन चार्ज किया था जिसके वजह से अपना प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये काम बैलेंस शीट में करने का, ये काम बैलेंस शीट में करने का है, पीएनएल में नहीं। इट विल नॉट बी रूटेड थ्रू पीएनएल। अच्छा, 3 एंट्री बताइए मैंने। पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए, डेप्रीसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, डेप्रीसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू, माई एंट्री इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई। ये डेप्रीसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू है, मतलब इसमें ओरिजिनल डेप्रीसिएशन भी आ गया, रिवाइज्ड वैल्यू पे है ना, एंड प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आ गया। इसमें ओरिजिनल और एडिशनल डेप्रीसिएशन दोनों डेप्रीसिएशन आ गया। फिर अगली एंट्री क्या पास की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, वो पूरा डेप्रीसिएशन चला गया पीएनएल में। सो ओरिजिनल और एडिशनल ये पूरा डेप्रीसिएशन चला गया पीएनएल में। लेकिन फिर ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है, ये एडिशनल डेप्रीसिएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन अर्निंग्स में। हाँ, इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू रिटेन अर्निंग्स, ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है। सो दैट हमने जितना ज़्यादा पीएनएल को डेबिट किया था, एक्चुअली पीएनएल डेबिट नहीं होना चाहिए था, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वो बैलेंस शीट में जाके करने का, दैट एडजस्टमेंट शुड बी डन इन बैलेंस शीट। ये सब मैंने यहाँ तक करवा दिया था।
अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं. इन टूडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, वी विल प्रोसीड. अब इसके आगे बढ़ेंगे. सुनो, एक तो अभी तक जो किया उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ. लास्ट लेक्चर में कराने वाला था बट लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया ना, तो फिर मैंने नहीं करवाया. क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 अभी तक जो सिखाया उसी पे बेस्ड है. फिर उसके बाद में अगले पॉइंट पे चले जाएंगे. देखो ये मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ना, ये कौन से पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ये कंटिन्यू करूँगा. मैंने रिवैल्यूएशन के लिए पॉइंट्स लिखा है ना. पहला पॉइंट ये रहा मेरा, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन. फिर दूसरे पॉइंट में मैंने डिस्कशन कर लिया, दूसरे पॉइंट में वो डेप्रिसिएशन के बारे में. सो ये सब मैं जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ ये कंटिन्यू करूँगा, लेकिन बीच में एक पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8. देख लो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, चेक करते हैं. व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 8. एक मिनट, लेट मी टेक आउट क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट. Utilization of reserves and surplus. An item of property, plant and equipment was purchased for 9 lakhs on 1st April 2000x1. 1st April 2000x1 को हमने 9 lakhs में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज की थी. एंड इट इज एस्टिमेटेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years. हाँ, उसकी लाइफ है 10 years एंड इट इज डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. इसका मतलब है 90,000 रुपीज पर ईयर. On 1st April 2000x3, asset is revalued at 9,60,000 and the useful life remains unchanged at 10 years. Show necessary treatment as per Ind AS 16. Show necessary treatment as per Ind AS 16. 1st April X1 को परचेज किया तो X1 X2 पहला साल, X2 X3 इज सेकेंड ईयर. ये 2 साल डेप्रिशिएट हुआ. फिर 1st April X3 को, इसके बाद 1st April X3, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू हो गई 9,60,000. ठीक है, चलो ना, मालूम है अभी 2 साल तो हम लोग 90,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है. लिखो क्वेश्चन नंबर 8. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8. हम लोग पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं इसका. राइट. स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज्ड वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन. स्टेटमेंट शोइंग revised value of property, plant and equipment. Statement showing revised value of property, plant and equipment after revaluation. After revaluation. चलो लिखेंगे सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट एज पर इनिशियल रिकॉग्निशन. ये है 9 lakhs. 1st April X1 को. सो लिखो ओरिजिनल कॉस्ट, as on 1st April 2000x1, that's 9 lakhs. 9 lakhs. इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन. 2 साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से.
माइनस डेप्रीसिएशन, ओरिजिनली इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स और 2 साल का डेप्रीसिएशन निकाल देते इसमें से. विल टेक आउट डेप्रीसिएशन ऑफ 2 ईयर्स. सो 90,000 पर ईयर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 90,000 पर ईयर. सो 2 साल का हो गया 1,80,000. बैलेंस कम्स टू 7,20,000. $7,20,000. This is book value or known as WDV or carrying amount. Carrying amount as on 1st April 2000 X3. 2 साल का निकाल दिया ना डेप्रीसिएशन. X1 X2 X2 X3. सो बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर. अब इसकी वैल्यू बनानी है 9,60,000. इसकी वैल्यू बनानी है 9,60,000. अगर 9,60,000 इसकी वैल्यू बनानी है तो अपने को ये वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जो रीवैल्यू करके अमाउंट चाहिए वो 9,60,000 चाहिए. सो 2,40,000 इंक्रीज कर दो. 2,40,000. ये 2,40,000 के लिए एंट्री पास करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो लिख दो प्लस एड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन. एड सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन. एट सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन. ये हो गया 9,60,000. दिस इज रीवैल्यूड अमाउंट. रीवैल्यूड अमाउंट. Revalued amount of property, plant and equipment as on. Revalued amount of property, plant and equipment as on 1st April. As on 1st April 2000 X3. As on 1st April 2000 X3. ठीक है, 9,60,000. लेकिन अब इसकी लाइफ बची है 2 साल चला गया तो लाइफ में तो चेंज नहीं आया, क्योंकि यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज एट 10 ईयर्स. यूजफुल लाइफ वही है 10 साल ही है. तो 2 साल चला गया, मतलब अभी 8 ईयर्स में ये 9,60,000 को डेप्रीशिएट करना है. तो ये साल का भी डेप्रीसिएशन चार्ज करके बता देता हूँ. माइनस डेप्रीसिएशन. अब ये 9,60,000 रीवैल्यूड अमाउंट ये डेप्रीशिएट होगा. ये जो 9,60,000 है ना, ये अगले 8 साल में डेप्रीशिएट होगा डिवाइड बाय 8 ईयर्स. पहले 9 लाख डेप्रीशिएट हो रहा था 10 ईयर्स में. सो 9,60,000 डिवाइड बाय 8 दैट कम्स टू 1,20,000 पर ईयर. अब ये 1,20,000 पहले 90,000 पर ईयर डेप्रीशिएट हो रहा था ना, तो 30,000 एडिशनल डेप्रीसिएशन हो गया ना. पहले ओरिजिनल डेप्रीसिएशन कितना था? पहले ओरिजिनल डेप्रीसिएशन था 90,000 पर ईयर, लेकिन अब रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रीशिएट करने से इट हैज बिकम 1,20,000. सो दिस इज द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. बुक वैल्यू, और यू कैन कॉल इट एज कैरिंग अमाउंट, बिकॉज सब जगह पे कैरिंग अमाउंट वर्ड यूज किया जाता है. कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March X4. एज ऑन 31st March X4 बोल लो या 1st April X4, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन जो था ना वो था 1,20,000. सॉरी 120 नहीं, ओरिजिनल डेप्रीसिएशन वॉज 90. अगर मैं यहाँ पे तुमको ब्रेकअप दिखाऊं
तो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन वाज, एक मिनट यहाँ पे नहीं करते हैं, अलग से नीचे शो कर देते हैं, ये स्टेटमेंट को नहीं बिगाड़ेंगे। नीचे अलग से लिख देते हैं, राइट बिलो दिस डेप्रीसिएशन। फिर मैं एंट्रीज भी दे देता हूं, एंट्रीज भी करा देता हूं। डेप्रीसिएशन 1,20,000 और ये जो 1,20,000 का डेप्रीसिएशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओरिजिनल था 90,000 और एडिशनल आ गया 30,000। ओरिजिनल डेप्रीसिएशन अमाउंट और ये साइड एडिशनल depreciation amount, original depreciation amount and additional depreciation amount. Original depreciation amount is 90,000 and additional is 30,000. पहले तो पूरा 1,20,000 डेप्रीशिएट होगा और पीएनएल में जाएगा, फिर 30,000 को रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालेंगे हम लोग। मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता देता हूं तुम लोगों को। बिलो दिस एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो एंड राइट बिलो दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अभी तक 2 पॉइंट सीखा है ना, वो 2 पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 1 अप्रैल 2000 को हमने पहले एसेट को रिवैल्यू किया, सो राइट रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद में एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च X4 को हमने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, पूरे एसेट को डेप्रीशिएट किया, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर पूरा 1,20,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज किया, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वो पूरा डेप्रीसिएशन चार्ज करके वो डेप्रीसिएशन को पीएनएल में भी ट्रांसफर किया। फिर से एक लाइन खाली रखोगे, एक नहीं 2 लाइन खाली रखो। अब डेट यही चलेगी 31 मार्च, अब डेट यही चलने वाली है 31 मार्च X4, ट्रांसफर डेप्रीसिएशन टू पीएनएल, ट्रांसफर डेप्रीसिएशन टू पीएनएल, 2 लाइन खाली रख दो। और उसके बाद में जो एडिशनल डेप्रीसिएशन था वो अपने को रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर करना पड़ेगा। फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वी हैव ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू रिटेन्ड अर्निंग्स। मेरी पहली एंट्री मैंने 2,40,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये देखो अपने पास रिवैल्यूएशन सरप्लस है 2,40,000 का। वी हैव गॉट रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 2,40,000। ये 2,40,000 के लिए हमारी एंट्री बनेगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट। सो 2,40,000 से हमने ये वैल्यू को इंक्रीज कर लिया।
2,40,000। फिर उसके बाद में हम लोग ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, क्योंकि डेप्रीसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे होता है, तो अपना डेप्रीसिएशन आ गया 1,20,000। पहले तो ये 240 की एंट्री पास कर ली, फिर 1,20,000 का ये डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया। सो डेप्रीसिएशन चार्ज करने की अपनी नॉर्मल एंट्री, इट्स अवर नॉर्मल एंट्री। अवर नॉर्मल एंट्री इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, depreciation account debit to प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट 1,20,000 का डेप्रीसिएशन है, और ये जो 1,20,000 का डेप्रीसिएशन आया, ये पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अपनी अगली एंट्री आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अमाउंट इज 1,20,000, लेकिन ये 120 में ओरिजिनल डेप्रीसिएशन 90,000 है और 30,000 एडिशनल डेप्रीसिएशन है। सो जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है वो अपने को रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को अब रिड्यूस करना है, और जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन, सो लिखो अमोर्टाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। नॉर्मली अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, लेस फ्रॉम एसेट और लाइबिलिटी और पीएनएल अकाउंट में जाता है। अगर एसेट अमोर्टाइज करते तो लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लाइबिलिटी अमोर्टाइज करते तो लेस फ्रॉम लाइबिलिटी पीएनएल क्रेडिट। बट ये जो अमोर्टाइजेशन है ये पीएनएल के थ्रू नहीं होगा, ये बैलेंस शीट में होगा। सो अमोर्टाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, revaluation reserves for additional depreciation. Amortization of revaluation reserves for additional depreciation, and here my entry will be, मेरी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन reserves account debit, revaluation reserves account debit to retained earnings, our revaluation reserves account debit to retained earnings account, वो जो एडिशनल डेप्रीसिएशन था ना 30,000, एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑफ 30,000। चलो ये हो गया अपना ट्रांसफर करके, द ट्रांसफर वी हैव डन। अभी मैं पॉइंट नंबर 3 पे जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2 तक हो गया। पॉइंट नंबर 1 मैंने एंट्री सिखा दी, पॉइंट नंबर 2 मैंने डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट सिखा दिया, पॉइंट नंबर 3 ये भी मैं सिखा तो चुका था मैं कि रिवैल्यूएशन कब कब करना चाहिए। अरे 3 से 5 साल में एक बार एसेट की फेयर वैल्यू चेक करके उसका रिवैल्यूएशन का काम करना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल है तो 3 से 5 साल इज ऑलवेज बेटर, 3 to 5 years। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू में बहुत चेंजेस है, बहुत वॉलेटाइल है वैल्यू, अगर बहुत वॉलेटाइल है तो फिर हर साल भी कर सकते हो, इट कैन बी डन एन्युअली, रिवैल्यूएशन कैन बी डन एन्युअली इफ द वैल्यू इज वेरी वॉलेटाइल, मार्केट स्टेबल नहीं है। सो टाइम इंटरवल फॉर रिवैल्यूएशन, अगला पॉइंट लिखो, टाइम इंटरवल for revaluation, time interval for revaluation, yes, time interval for revaluation
as per Ind AS 16, as per Ind AS 16, revaluation as per Ind AS 16, revaluation to be reviewed. Revaluation to be reviewed for at least once in for at least once in 3 to 5 years. At least once in 3 to 5 years, but it can be done annually. But it can be done. It can be done annually if market is not stable. It can be done annually if market is not stable. If market is not stable, that is value of asset is volatile. That is value of asset is volatile, keeps on changing frequently. Keeps on changing frequently. Keeps on changing frequently. अगर बार बार बदलता है तो हर साल भी कर सकते हैं. हर साल भी इसको हम लोग रिवैल्यू कर सकते हैं. सो टाइमिंग फॉर रिवैल्यूएशन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4. सी रिवैल्यूएशन जो करते हैं ना हम लोग, रिवैल्यूएशन, वो रिवैल्यूएशन में एक और पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है, दैट इज रिवैल्यूएशन शुड बी डन ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस. क्लास बाय क्लास बेसिस का मतलब क्या होता है? सी क्लास बाय क्लास बेसिस का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग इज वन टाइप ऑफ एसेट, इट इज वन क्लास ऑफ एसेट, टाइप ऑफ एसेट. प्लांट एंड मशीनरी इज वन टाइप ऑफ एसेट, तो उसको बोलते हैं क्लास ऑफ एसेट. फर्नीचर इज वन क्लास ऑफ एसेट. व्हीकल्स इज वन क्लास ऑफ एसेट. सो ये जो टाइप ऑफ एसेट्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्लास ऑफ एसेट्स. सो रिवैल्यूएशन शुड बी डन क्लास वाइज. अगर मैं बिल्डिंग को रिवैल्यू कर रहा हूं तो जितनी भी बिल्डिंग है सारी की सारी बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा. सर फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, इन पे फिर रिवैल्यूएशन मॉडल करना पड़ेगा या कॉस्ट मॉडल? इन सबको तुम कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो, लेकिन अगर बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास जितनी भी बिल्डिंग्स है सब रिवैल्यू होगी. फिर उसके बाद में है ना, मैं बोलता हूँ ना, ये कंपेरेबिलिटी के लिए. फिर ऐसे नहीं एक बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल, दूसरे बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल. नो, अगर प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करो तो बाकी टाइप ऑफ एसेट है ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, इनको कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो. लेकिन विद इन प्लांट एंड मशीनरी जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी होगी वो सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर वो कंपलसरी, क्योंकि जो क्लास वाइज रिवैल्यूएशन होता है, अदरवाइज कंपेरेबल नहीं रहता ना. अदरवाइज वो कंपेरेबल नहीं रहता. जो क्लास पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पूरे क्लास में जितने भी एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी, तो जितने भी टाइप के प्लांट एंड मशीनरी सारी रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगी. लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, बाकी एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो सकते हैं. सो इन शॉर्ट ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स है ना, इनको बोलते हैं क्लास ऑफ एसेट्स.
ये जो टाइप्स ऑफ एसेट्स है उनको बोलते हैं क्लास ऑफ एसेट्स. सो रिवैल्यूएशन शुड बी डन ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस. Revaluation should be done on class by class basis. That is, one class of assets can be covered under revaluation model and other class can be on cost model. एक टाइप का एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकता है, दूसरा टाइप का एसेट कॉस्ट मॉडल पे हो सकता है. लेकिन जो क्लास पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है वो क्लास में जितने भी एसेट्स है वो सारे पे रिवैल्यूएशन मॉडल कंपलसरी. अभी यहाँ पे एक पॉइंट और समझने जैसा है. तुम बोलोगे सर हम लोग बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहे हैं. हाँ ठीक है, तो सारी बिल्डिंग पे अब रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई होगा, सारी बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल ही अप्लाई होगा. लेकिन सर बिल्डिंग में मेरे पास दो टाइप की बिल्डिंग्स है. मेरे पास बिल्डिंग में सर दो टाइप की बिल्डिंग्स है. एक तो है मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग और एक है मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग. तो सर ये दोनों सेम है? नहीं. Within building also I have got two different class. जैसे व्हीकल्स में भी ट्रक्स है, रोड रोलर है, क्रेन है और दूसरा मेरे लिए कार है, पिकअप और ड्रॉप बैक ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज. सो ये दोनों का नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है, इनका फंक्शन यूटिलिटी अलग है, इसका नेचर फंक्शन यूटिलिटी अलग है. तो अगर व्हीकल्स पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल करता हूं तो कौन से व्हीकल्स पे? अगर कार पे रिवैल्यूएशन कर रहा हूं तो जितने भी कार्स है वो सब रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे और ये कॉस्ट मॉडल पे हो सकता है. सिमिलरली अगर फैक्ट्री बिल्डिंग पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा हूं तो फैक्ट्री में जितनी बिल्डिंग्स है, फैक्ट्री के जितने बिल्डिंग्स है सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल और ये कॉस्ट मॉडल हो सकता है. सो विद इन अ क्लास ऑल्सो देयर कैन बी फर्दर सब डिविजन. देयर कैन बी सब डिविजन विद इन अ क्लास ऑल्सो. अगर मैं आज बिल्डिंग की बात करूं, बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग जो है ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग, इनको मैं आराम से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, नेचर एंड लोकेशन, उनको मैं दो अलग अलग टाइप के एसेट मान सकता हूं. फैक्ट्री बिल्डिंग इंडस्ट्रियल जोन में होगी, ऑफिस बिल्डिंग बिजनेस एरिया में होगी, बिजनेस जहां पे चलता है, कमर्शियल जहां पे काम होते हैं. यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फंक्शन भी अलग, नेचर भी अलग, सब अलग है. तो हाउ कैन बी दे टेकन वन सिंगल क्लास ऑफ एसेट? सो पहले तो रिवैल्यूएशन अपने को रिवैल्यूएशन के लिए जो रिवैल्यूएशन है वो हमको अप्लाई करना चाहिए क्लास ऑफ एसेट पे. बट विद इन क्लास ऑल्सो देयर कैन बी फर्दर सब डिविजन. विद इन क्लास ऑल्सो देयर कैन बी फर्दर सब डिविजन. हाँ, वन क्लास ऑफ एसेट ऑन रिवैल्यूएशन and other class of asset can be on cost model. ठीक है ना? I hope this much explanation is sufficient. बच्चों समझा क्या? Yes everyone. अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा हूं तो क्या फर्नीचर पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना जरूरी हो जाएगा? नो. हाँ, फर्नीचर को आई कैन कीप ऑन कॉस्ट मॉडल, बराबर ना? लेकिन प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल तो विद इन प्लांट एंड मशीनरी जितने भी प्लांट, जितनी भी मशीनरी है वो सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल कंपलसरी हो जाए. चलो ठीक है, इस पे मैं लिखवा देता हूं तुम लोगों को पॉइंट और फिर आगे बढ़ेंगे. राइट डाउन क्लास वाइज रिवैल्यूएशन. गिव द हेडिंग. Give the heading class wise revaluation. Class wise revaluation और लिखो उसके नीचे as per the provisions of Ind AS 16, as per the provisions of Ind AS 16, revaluation model can be adopted revaluation model
can be adopted as per the provisions of India 16. Revaluation model can be adopted for class of assets only. For class of assets only. ये कोई सिंगल एसेट के लिए नहीं हो सकता है. It cannot be adopted for single asset. It cannot be adopted for single asset. It cannot be adopted for single asset. Full stop. It means that one class of asset can be covered. One class of asset can be covered under revaluation model. It means that one class of asset can be covered under revaluation model and other class of asset can be kept on the basis of cost model. Can be kept on the basis of cost model. See, class of asset का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट और कुछ नहीं. इसको पॉइंट ए बना लो. पॉइंट बी, क्लास ऑफ एसेट कोई पूछेगा क्लास ऑफ एसेट क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट और क्या. Class of assets can be formed by grouping of similar asset. Can be formed by grouping of similar assets. Class of assets can be formed by grouping of similar assets. Number C. क्लास ऑफ एसेट्स के एग्जाम्पल बता देता हूँ. प्लांट एंड मशीनरी एक टाइप ऑफ एसेट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है. लेकिन व्हीकल्स में दो डिवीजन हो सकता है, trucks or cars. Within vehicles also there can be two different class. Within land and building also there can be two different class, because factory building, office building belongs to two different class. So look at point number C. Class of assets can be formed
क्लास ऑफ एसेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय, नहीं ये तो मैं लिख चुका हूं ना, क्लास ऑफ एसेट्स कैन बी फॉर्म्ड, एक मिनट, आई एम सॉरी, तुमने लिख दिया तो तुम्हारा कैंसिलेशन हो। A class of assets may be for plant and machinery, so plant and machinery is one class of asset. Furniture also one type of asset or known as one class of asset. फर्नीचर के बाद आएगा व्हीकल्स, लेकिन विद इन व्हीकल्स देयर कैन बी टू क्लास. ट्रक्स एंड कार्स आर बोथ व्हीकल्स. ट्रक्स एंड कार्स, ट्रक्स एंड कार्स आर बोथ व्हीकल्स, दोनों व्हीकल्स ही है, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास. But they belong to different class. Similarly, building is also a class of asset, but within building also factory building and office building, both are buildings, but they belong to different class. Factory building and office buildings, both are office buildings and factory buildings and office buildings, both are buildings, but they belong to different class. They belong to different class. चलो, क्लास ऑफ एसेट्स पे एक है ना मेरे पास केस स्टडी है. ये सेम केस स्टडी मैंने सीए इंटर में भी करवाया था. ये सेम टू सेम केस स्टडी, यही मैंने सीए इंटर में भी सिखाई थी. क्वेश्चन नंबर 10 देखो. Look at question number 10. All of you look at question number 10. देखो क्या दिया है क्वेश्चन 10 में. Venus Limited is a large manufacturing group. It owns a considerable number of industrial buildings. इनके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, such as factories, warehouses. ये लो, ये एक क्लास ऑफ एसेट हुआ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स. एंड ऑफिस बिल्डिंग, सबको मालूम है बिल्डिंग तो बिल्डिंग है, लेकिन ये दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट. एंड ऑफिस बिल्डिंग्स इन सेवरल कैपिटल सिटीज. अभी समझा है, बोथ आर बिल्डिंग्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. यहाँ पे लोकेशन फंक्शन के बेसिस पे इनको मैं अलग अलग दो क्या बोलते हैं ना, एसेट क्लासीफाई कर सकता हूँ. दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. सी एकदम सिंपल है. ऑफिस बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, वहां पे जो काम होता है, नेचर एंड लोकेशन.
On this basis I can classify them as two different class of asset. So ये एक नहीं है, दो class of asset. I hope everybody is getting my point. And the same question I've done in CA Inter also, क्योंकि CA Inter के मॉड्यूल में भी है और फाइनल के मॉड्यूल में भी. The industrial building is located in industrial zones. देख लो, बता दिया. And office buildings are located in central business districts. Venus Limited's management wants to apply India's 16 revaluation model for subsequent measurement of office buildings. Office building पे वो लोग revaluation model apply करना चाहते हैं, but continue to apply historical cost model to industrial buildings. Is this acceptable? मेरे हिसाब से आंसर यस ही है, क्योंकि क्लास बाय क्लास बेसिस हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं. सो ऑफिस बिल्डिंग एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है, फैक्ट्री बिल्डिंग डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है. तो वो लोग एक क्लास पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरे क्लास को कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हैं. सो कोई तकलीफ नहीं है. बोलते इज दिस एक्सेप्टेबल? आंसर इज यस. यस, दिस इज एक्सेप्टेबल. दिस इज एक्सेप्टेबल. आई होप एवरीबडी, तुमको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आंसर से, क्योंकि इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, बस उसका एक केस स्टडी मिल गया अपने को. सो लिखो क्वेश्चन नंबर 10 ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 10. एट के बाद में सीधा 10 लिया है, वो 9th कर लेंगे हम लोग. 9th कर लेंगे, डोंट वरी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बोलते इज दिस एक्सेप्टेबल? आंसर इज यस. पॉइंट ए, यस. वीनस लिमिटेड कैन अप्लाई. Yes, Venus Limited can apply. Venus Limited can apply revaluation model. Yes, Venus Limited can apply revaluation model to office buildings. Revaluation model to office buildings. Number B. On what basis I can apply? Because office building और factory building को मैं distinguish कर सकता हूँ. Office buildings can be clearly distinguished in terms of function, nature and location. दोनों का function, nature, location अलग है. The office building, the office building can be clearly distinguished the office building can be clearly distinguished from industrial building. Can be clearly distinguished from industrial building in terms of function, nature and location. In terms of function, nature and location. मतलब ये दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट, और इंडिया 16 रिवैल्यूएशन मॉडल क्लास बाय क्लास बेसिस ही तो अप्लाई करने के लिए बोलता है. सो इंडिया 16 परमिट करता है हमको दैट एसेट कैन बी रिवैल्यूड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस. तो ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके वजह से बिल्डिंग एक डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट है. ऑन दिस बेसिस ऑफिस बिल्डिंग इज डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट.
So India is 16. India 16 permits. India 16 permits assets to be revalued India 16 permits assets to be revalued on class by class basis. India 16 permits assets to be revalued on class by class basis. Full stop. The different characteristics of building the different characteristics the different characteristics are the different characteristics of buildings. ये जो बिल्डिंग्स है इनके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट्स में आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को अलाउ करते हैं. सो इंडिया 16 परमिट्स एसेट्स टू बी रीवैल्यूड ऑन क्लास बाय क्लास बेसिस. द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स एनेबल देम the different characteristics of buildings enable them to be classified as different PPE. As different property, plant and equipment. तो हम लोग दो अलग अलग मेजरमेंट मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई टू डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल्स. सो पॉइंट नंबर डी. मैंने ये पॉइंट वाइज लिखा है सो दैट अपने को पूरा एक साथ नहीं हो. नहीं, कॉस्ट मॉडल में वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकता है. क्या लिखा है यहाँ पे? डाउट क्या आया है स्टूडेंट का? सर कॉस्ट मॉडल में वैल्यू इंक्रीज हुआ तो शो नहीं कर सकते. अरे कॉस्ट मॉडल फॉलो किया तो इंक्रीज की बात ही खत्म हो गई ना. अगर तुम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो तुम उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू चेक करने को जाओगे ही नहीं. तुम कॉस्ट को ही डेप्रीशिएट करोगे. कॉस्ट को डेप्रीशिएट और कॉस्ट में डेप्रीसिएशन के ऊपर एक्स्ट्रा रिडक्शन को बोलते हैं इम्पेयरमेंट. तो फिर हायर वैल्यू का सवाल ही नहीं आता. हायर वैल्यू तो तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए जाते हैं. आज एक एसेट को खरीदा है तो जो वैल्यू है उसी को डेप्रीशिएट करके जीरो कर दो. ये कॉस्ट मॉडल तो यही है और कुछ नहीं है. कॉस्ट मॉडल में ऊपर की वैल्यू देखनी ही नहीं होती है. वी डोंट हैव टू सी द अपर वैल्यू. ठीक है ना. सो देयरफॉर different measurement models अगर मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं तो मार्केट में कुछ भी वैल्यू चलने दो ना. अप साइड में मार्केट में कुछ भी वैल्यू चलने दो, अपर वैल्यू कुछ भी चलने दो, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है. क्योंकि मैं वो मॉडल ही फॉलो नहीं कर रहा कि मैं हायर वैल्यू शो करूं. ठीक है ना. बिकॉज मैं कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं. मेरी चॉइस है. मेरे को तो कॉस्ट का ही पैसा वापस चाहिए. ये मेरी चॉइस है. हाँ, देयरफॉर डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल्स कैन बी अप्लाइड Therefore, different measurement models can be applied for
can be applied for subsequent measurement. Can be applied for subsequent measurement. However, all properties within the class of office buildings of office buildings must be carried. एक बार ये दो अलग अलग क्लास ऑफ एसेट है और इन पे मैं अलग अलग मॉडल्स अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो ऑफिस बिल्डिंग्स में जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सब रिवैल्यू होगी. फिर ऐसा नहीं ऑफिस बिल्डिंग में एक बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन पे और फिर दूसरे को कॉस्ट पे, नहीं. ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग दो क्लास ऑफ एसेट है, बट विद इन ऑफिस बिल्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी ऑफिस बिल्डिंग्स है, वो सब रिवैल्यूड होगी, क्योंकि वो ऑल आर इन वन क्लास ऑफ एसेट. So however all the properties within the class of office buildings must be carried at revalued price. सर अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर कॉस्ट मॉडल क्यों रखा हुआ है? फिर रिवैल्यूएशन मॉडल ही कंपलसरी कर दूं. अरे आज मैं 1 लाख का एसेट ला रहा हूं, कॉस्ट मॉडल में मार्केट में हायर वैल्यू कुछ भी होने दो, मैं तो इसी को डेप्रिशिएट करूंगा, और अगर इंपेयरमेंट होता होगा तो ये कॉस्ट को ही और फर्दर रिड्यूस करके पीएनएल में लेके जाऊंगा, बट 1 लाख से ज़्यादा नहीं. जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जितना पीएनएल में इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में डेबिट करूंगा, उतना कैश आउट नहीं जाता है. कैश किसी को देना नहीं है तो वो कैश को मैं एक बॉक्स में डालते जाऊंगा और वो कैश में 1 लाख रुपए जमा होएगा. लेकिन ये 1 लाख रुपए को मैं बॉक्स में नहीं रख के हर साल इन्वेस्ट करते जाऊंगा. जब इन्वेस्ट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट भी मिलेगा. तो जिस दिन मेरा एसेट की वैल्यू 0 होगी, ये 1 लाख रुपए नहीं होगा, ये 1,20,000 हो सकता है, 1,30,000 हो सकता है. सो मैं उसको इन्वेस्ट करते जाऊंगा टाइम टू टाइम, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स के तरह. तो जो मेरे को एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा, लगभग वो नए एसेट खरीदने जितना मिल जाएगा. तो मैं रिवैल्यूएशन क्यों करूं? रिवैल्यूएशन करने में झमेला है. एक वैल्यूअर को लाओ, वैल्यूअर सर्टिफिकेट बनाएगा, उसकी फीस लेगा, फिर एक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट करो, अकाउंटिंग का झमेला बढ़ जाता है. फिर वो एडिशनल डेप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमोर्टाइज करो. तो इतना झमेला नहीं करके आई वांट टू कीप कॉस्ट मॉडल. हाँ, पैसा ही चाहिए ना. जिस दिन एसेट की वैल्यू 0 होती है उस दिन अपने को ज़्यादा पैसा ही चाहिए ना, तो वो पैसा तो मिल जाएगा ना. हम लोग उसको, वो जो डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट बुक करते हैं, वो अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर देंगे, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे. तो इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट के साथ जो पैसा आएगा लगभग उतना आ जाएगा. तो रिवैल्यूएशन मॉडल से बचा जा सकता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करने में एक्स्ट्रा अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ती है. एक वैल्यूअर को भी लाना पड़ता है, खुद थोड़ी कर सकते हैं. तो अगर ये सब झमेला नहीं पालना है, अगर ये सब नहीं करना है, तो यू कैन गो फॉर कॉस्ट मॉडल. लेकिन जब कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे तो ऊपर वाली नहीं, फिर तो कॉस्ट ही डेप्रिशिएट और कॉस्ट ही इंपेयर्ड होगा, उसके ऊपर की वैल्यू नहीं. चलो आगे बढ़ेंगे. और डिस्क्लोजर में नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे हम लोग, डिस्क्लोजर में नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे दैट कंपनी फॉलोज कॉस्ट मॉडल, कंपनी फॉलोज कॉस्ट मॉडल, ये हम लोग लिखेंगे. तो पता चलेगा लोगों को कि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं. चलो, ये अपना पॉइंट नंबर 4 चल रहा था. पॉइंट नंबर 4 क्या अपना? क्लास वाइज रिवैल्यूएशन. अब अभी तक मैंने क्या समझा दिया? एसेट जब रिवैल्यू होता है तो एंट्री पास होती है एसपीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. फिर पॉइंट नंबर 2 सिखाया कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो रिवैल्यूड अमाउंट पे होगा, मतलब डेप्रिसिएशन की अमाउंट बढ़ जाएगी.
तो जो ओरिजिनल और नई अमाउंट के बीच का डिफरेंस आएगा वो एडिशनल डेप्रीसिएशन है। पहले तो लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट कर देना, लेकिन फिर एडिशनल डेप्रीसिएशन को रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना। ये सेकंड पॉइंट था। फिर मैंने बताया थर्ड पॉइंट, कब कब रिवैल्यूएशन करना है। तो मैंने बोला 3 से 5 साल में करना है, लेकिन अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, एसेट की वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है एसेट की वैल्यू में, तो हर साल कर सकते हो, एनुअली रिवैल्यूएशन कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने बताया रिवैल्यूएशन क्लास ऑफ एसेट्स का होना चाहिए। विद इन वन क्लास ऑफ एसेट, कोई अगर क्लास ऑफ एसेट का पे रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है तो विद इन दैट क्लास जितने भी एसेट होंगे सारे रिवैल्यू होंगे। एंड अदर क्लास ऑफ एसेट्स कैन बी केप्ट एट कॉस्ट मॉडल। अब मेथड्स फॉर रिवैल्यूएशन, मेथड्स फॉर रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन कोई छोटा सा पार्ट नहीं है, बहुत काफी लेंथी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। नाउ माय फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट फॉर रिवैल्यूएशन इज मेथड्स अडॉप्टेड फॉर रिवैल्यूएशन। लिखो, मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर इवैल्यूएशन, methods to be adopted methods to be adopted for revaluation। अब रिवैल्यूएशन के लिए हमको कौन से मेथड्स अडॉप्ट करने हैं? मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर रिवैल्यूएशन। सी रिवैल्यूएशन के लिए 2 मेथड्स है, एक को मैं बोलता हूं नेट मेथड, दूसरे को मैं बोलता हूं ग्रॉस मेथड। नेट मेथड एंड ग्रॉस मेथड। मैं एक एग्जांपल देता हूं और वो एग्जांपल से कराऊंगा। और एक बीच में क्वेश्चन हम लोग ने मिस कर दिया था ना, ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, ये मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन पे, इसलिए मैंने तभी नहीं करवाया था, ये मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन पे। चलो, मेथड्स फॉर रिवैल्यूएशन मैं एक एग्जांपल करवाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पहले मैं मेरा एग्जांपल दूंगा, इससे मैं मेथड समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तो तुम्हारे लिए 2 एग्जांपल आ जाएंगे। एग्जांपल, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ₹10,000, ओरिजिनल कॉस्ट ₹10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आज तक का जो टोटल डेप्रीसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। हाँ, पीएफडी है 2000, पीएफडी 2000 एंड फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट, फिक्स्ड एसेट्स बोल लो या पीपी, बात एक ही है। बहुत साल तक इसको फिक्स्ड एसेट्स ही बोला ना, तो अभी आदत बन गई। फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट रुपीज, रिवैल्यूड एट ₹16,000। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट ₹16,000, 16,000 इसको रिवैल्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मैं तुमको दोनों मेथड अप्लाई करके बताता हूँ। इस पे 2 मेथड है, नेट मेथड, ग्रॉस मेथड रिवैल्यूएशन का। सो अकाउंटिंग के लिए एंट्री तो वही है, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, बट 2 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन क्लोज करो, क्लोज द नेक्स्ट लाइन। उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन्स रिक्वायर्ड। ये लो 8 लाइन्स। ठीक है।
लिखेंगे पहले साइड में नेट मेथड, दूसरे साइड में लिखेंगे ग्रॉस मेथड। ऑन द फर्स्ट साइड राइट नेट मेथड, दूसरे साइड में लिख दो ग्रॉस मेथड। नेट मेथड, ग्रॉस मेथड। ये समझाने के पहले मैं तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बताना चाहता हूं। एसेट दो तरीके से होता है। सपोज मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है 10,000, इसको मैं जब डेप्रिसिएशन, जब मैंने खरीदा था तो एंट्री क्या पास की थी, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक 10,000। बहुत सारे बच्चों को क्या ये पीएफडी मेथड है ना, पल्ले पड़ता ही नहीं है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स 2000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो फिक्स्ड एसेट्स डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अब अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू जो है ना वो है 8,000, क्योंकि 10,000 डेबिट हुआ था और 2,000 क्रेडिट हो गया। सो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 8,000, बुक वैल्यू है 8,000। लेकिन जब पीएफडी मेथड फॉलो करते हैं ना तो पहली एंट्री फिक्स्ड एसेट्स खरीदने की एंट्री तो वही रहती है, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक 10,000। लेकिन जब पीएफडी वाला मेथड फॉलो होता है तो डेप्रीसिएशन की एंट्री आ जाती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट नहीं होता है। इसके वजह से क्या हो गया ना, इसके वजह से अगर कोई पूछे आज फिक्स्ड एसेट्स डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद में क्या वैल्यू है, तो बोलेंगे जो डेबिट हुआ था वही वैल्यू है, क्योंकि बाद में क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो फिक्स्ड एसेट्स 10,000 कॉस्ट पे ही है, 10,000 के कॉस्ट पे ही है। हाँ, लेकिन अगर उसकी डब्ल्यूडीवी चाहिए, जैसे यहाँ पे अपने को बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी मिली थी, तो ये जो पीएफडी क्रेडिट कर रखा है ये माइनस करोगे ना तो डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा। बट एसेट्स हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, एसेट्स रिड्यूस होएगा ही नहीं, वो कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। सो एसेट हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे, और हर साल ये पीएफडी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन डेबिट और पीएफडी क्रेडिट होते जाएगा। पहले साल में सपोज 500 क्रेडिट था, अगले साल में 500 क्रेडिट, ऐसे कर करके 4 साल में 2,000 का क्रेडिट आ गया। सो फिक्स्ड एसेट्स हमेशा कॉस्ट पे रहेगा, हमेशा कॉस्ट पे पड़ा रहेगा जब पीएफडी मेथड फॉलो करेंगे। पीएफडी मेथड फॉलो करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स हमेशा कॉस्ट पे पड़ा रहेगा। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब पीएफडी मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन में फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट नहीं होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे पड़ा रहता है बुक्स में। हाँ, बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में बुक वैल्यू दिखाने के लिए उसमें से पीएफडी माइनस करते हैं, बट वो माइनस करने का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस नहीं किया, वो दो अलग अलग अकाउंट है। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 10,000 ही है और पीएफडी अकाउंट 2,000 है, दोनों का नेट अमाउंट आउटर कॉलम में 8,000 आएगा। मैंने कोई फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस नहीं किया। सो जब पीएफडी मेथड फॉलो करते हैं तब फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस नहीं होता, क्योंकि एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन में वो क्रेडिट नहीं होता ना, तो फिक्स्ड एसेट्स हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ा रहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़ा रहता है। तो पहले मैं ग्रॉस मेथड सिखाना चाहूंगा तुम लोगों को। फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल द ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड सबसे पहले सिखाता हूं। देखो, तुमको ग्रॉस मेथड समझ गया तो नेट मेथड तो क्या है, यहां पे लिखूंगा मैं। फर्स्ट लाइन पे एक लाइन बना दिया और लिख दिया एग्जिस्टिंग। एक बार मेरे को लिख लेने दो, मैं तुमको लिखने को टाइम दूंगा। रिवैल्यूड बाय एंड रिवैल्यूड एट, रिवैल्यूड बाय एंड रिवैल्यूड एट, रिवैल्यूड बाय एंड रिवैल्यूड एट। मैं लिख लेता हूं ताकि तुमको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज अभी तो नोट्स बना रहा है, थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं। एक बच्चा एग्जाम दे क्या बोला, सर लास्ट के 2 क्वेश्चन में मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, तो कोई बात नहीं,
एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना होता है, बट एटलीस्ट उसको ये था कि 2 प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया, मतलब बाकी पेपर उसने अच्छा लिखा है। सो ये एक आदत बन जाती है और कुछ नहीं। अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी हैंडराइटिंग एक आदत है, उसके वजह से कोई पेपर थोड़ी छूटता है। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट आज के अच्छे से समझ रहे, नोट्स बना रहे, ताकि ये नोट्स अपने को काम आए। बार बार थोड़ी हम वीडियोस देखते बैठेंगे। लेक्चर तो मैं अवेलेबल करा दूंगा तुमको एग्जाम डे तक, बट बार बार थोड़ी देखोगे, टाइम जाता है उसमें। ओरिजिनल कॉस्ट पीएफडी, और पीएफडी माइनस करके जो बचता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू और डब्ल्यूडीवी, कैरिंग अमाउंट। सो देखो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट, यू कैन चेक हियर, माय ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000 and PFD is 2,000. Original cost 10,000 and PFD is 2,000. So original cost 10,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 और मेरी बुक वैल्यू चल रही है 8,000। ये आउटर कॉलम में वैल्यू जो है 8,000 शो होगी, बट ये 2 अलग अलग अकाउंट का नेट फिगर है। वो तो फिक्स्ड एसेट्स को थोड़ी रिड्यूस किया है। फिक्स्ड एसेट्स 10,000 पे रहेगा, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट नहीं होगा, पीएफडी क्रेडिट होगा, तो पीएफडी बढ़ बढ़ के 2,000 हो गया आज। लेकिन यहां पे क्या बोला हुआ है, व्हाट दे हैव सेड हियर, जस्ट चेक, इट इज रिवैल्यूड एट 16,000। इसको रिवैल्यू करके बनाने का है 16,000 का। अगर रिवैल्यू करके 16,000 का बनाना है, इसका मतलब है रिवैल्यूड एट 16,000 का मतलब है उसको 8,000 से बढ़ाना है, 8,000 से बढ़ाना है, 8,000 से बढ़ाना है उसको। अगर 8,000 से बढ़ाना है तो सबको वही प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8,000 इंटू 2/8,000, सबको वही प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे। 8,000 100% इंक्रीज है तो 2,000 ही आएगा ना, इंटू 2,000 डिवाइड बाई 8,000, 100% इंक्रीज है 2,000। समझा कि नहीं? सो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करूंगा। आई विल इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। ये लो मैं ऐसा प्रेजेंटेशन ही शो कर देता हूं। 100% इंक्रीज है, 8,000 से 16 हो गया, 100% इंक्रीज है। सो अब रिवैल्यूड एट 20,000, पीएफडी हो जाएगा 4,000। सबको बढ़ा दिया मैंने, उसके ओरिजिनल कॉस्ट को भी बढ़ा दिया, पीएफडी को भी बढ़ा दिया सेम प्रोपोर्शन में, और इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगा मैं, बढ़ा के इसकी जर्नल एंट्री पास करूंगा। आई विल पास जर्नल एंट्री ऑफ दिस। ये जो बढ़ाया इसकी एंट्री पास करूंगा। क्या एंट्री बनेगी इसकी? इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाया, पीएफडी को बढ़ाया, और उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स मिला। फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाया, पीएफडी को बढ़ाया, और उससे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स मिला। इसका मतलब है व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ाऊंगा मैं, सो मेरी एंट्री बनेगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। पीएफडी को बढ़ाना है मतलब उसको क्रेडिट करना है, सो रिवैल्यूएशन की एंट्री। रिवैल्यूएशन अगर ग्रॉस मेथड फॉलो किया है तो रिवैल्यूएशन की एंट्री, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बोल दो या पीपी, इट्स वन एंड द सेम थिंग। मेरी एंट्री बनेगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। माय एंट्री विल बी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 10,000। ये लो, ये 10,000 टू पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये 2,000, ये 2,000, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। दिस इज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। 8,000, ये 8,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। बच्चों कॉपी करो ये साइड, फिर आता हूं नेट मेथड पे। ग्रॉस मेथड में कुछ भी कैंसिल नहीं किया, सबको बढ़ा दिया, ओरिजिनल कॉस्ट को बढ़ा दिया मैंने। आई हैव इंक्रीज द ओरिजिनल कॉस्ट, आई हैव इंक्रीज
पीएफडी एज वेल एज आई हैव इंक्रीज्ड, मैंने ओरिजिनल कॉस्ट को बढ़ा दिया, पीएफडी को बढ़ा दिया, और साथ में जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। चलो ये कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो, फिर हम लोग जाएंगे नेट मेथड पे। वंस दिस इज डन विल गो फॉर नेट मेथड। मेरे को सिलेबस कंप्लीट करने को टाइम लगता है, दूसरों से ज़्यादा ही टाइम लगता है, लेकिन वंस आई कंप्लीट द सिलेबस इट्स डन कॉन्क्रीटली। यू डोंट हैव टू रिफर एनीथिंग एल्स। पीस ऑफ माइंड रखना, जितना मैंने करवाया है बस हो गया, वो करके चले जाओ। यू कैन फुल्ली डिपेंड ऑन माई नोट्स। यही चीज मैं फाउंडेशन में बोलता हूं, यही इंटर में बोलता हूं, यही फाइनल में बोलता हूं। पीसफुली भी पास हो सकते हो बिना टेंशन लिए। कुछ लोगों को तो शांति नहीं रहती है, सर वो वीडियो देख लिया, ये वीडियो देख लिया, ये बुक से कर लिया। अरे क्या जरूरत है, तुम यही चीज को बार बार कर लो, यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स। तुम एग्जाम का पेपर देखना, सेम क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम मॉड्यूल का कवरेज करते हैं। हर पेपर में 60-70 मार्क्स तो मॉड्यूल से ही होता है, और बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। All right, this is done. Methods to be adopted for revaluation. If it is done, please let me know. Complete हो जाए तो बोल दो मेरे को। No, in 1 year you cannot follow 2 models. अगले साल चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट। इन द सेम ईयर 2 अलग अलग मॉडल नहीं हो सकते। चलो नेट मेथड, पहले साइड में आ जाओ। पहले साइड में नेट मेथड में क्या करेंगे हम लोग, एसेट की वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का ही है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का क्यों है, वाई फिक्स्ड एसेट इज ऑफ 10,000, क्योंकि मैंने एंट्री पास की थी खरीदने के टाइम पे, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश बैंक 10,000, और जब मैंने डेप्रीशिएट किया तब मैंने फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट नहीं किया, मैंने एंट्री पास की डेप्रीसिएशन टू पीएफडी। इसके वजह से क्या हो गया ना, मेरा फिक्स्ड एसेट्स 10,000 का ही रह गया। तो नेट मेथड बोलता है अब फिक्स्ड एसेट्स को 10,000 का नहीं 8,000 का बनाओ। 8,000 का बनाओ, इसका मतलब है तुमने फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट नहीं किया ना, क्रेडिट करो। तुमने फिक्स्ड एसेट्स के जगह पे किसको क्रेडिट किया था, पीएफडी को क्रेडिट किया था, इसीलिए फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस नहीं हुआ। तो पीएफडी को जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दो, पीएफडी को डेबिट कर दो, और उसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड एसेट्स में ट्रांसफर करो। सो देख लो, पीएफडी कैंसिल हो जाएगा और अपनी एंट्री बन जाएगी डेप्रीसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और अब कोई पूछेगा फिक्स्ड एसेट्स कितने का, तो बोलेंगे 8,000 का। सो नेट मेथड बोलता है तुमने पीएफडी क्रेडिट जो कर रखा था ना, वो पीएफडी को हटाओ और फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करो। मतलब फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट करने से फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर वैल्यू पे आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट नेट मेथड में फिक्स्ड एसेट्स को नेट फिगर पे लेके आओ, फिक्स्ड एसेट्स को ग्रॉस फिगर 10,000 पे ही मत रखो, फिक्स्ड एसेट्स को नेट फिगर पे लेके आओ। व्हेन आई से नेट फिगर का मतलब है वो जो पीएफडी डेबिट कर रखा था वो हटाओ, वो जो पीएफडी डेबिट कर रखा था वो हटाओ। सो पीएफडी डेबिट नहीं, पीएफडी जो क्रेडिट कर रखा था वो हटाओ। कैसे हटाओ, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। मतलब सबसे पहले तो फिक्स्ड एसेट्स को नेट फिगर पे लेके आओ। लिखो पॉइंट ए, कैंसल पीएफडी सो दैट फिक्स्ड एसेट्स कैन बी शोन एट बुक वैल्यू। कैंसल पीएफडी, कैंसल पीएफडी टू शो
फिक्स्ड एसेट्स एट बुक वैल्यू, पीएफडी कैंसिल करो ताकि फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग बुक वैल्यू पे शो कर सके। फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू पे नहीं है, कॉस्ट पे दिख रहा है। तो कैसे कैंसिल करने का, पीएफडी जो हमने क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर दो, और फिक्स्ड एसेट्स जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो। सो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 2000, ये लो 2000 से पीएफडी को हटा दिया, फिक्स्ड एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। अब कोई पूछे फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी, सो अब कोई पूछे फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी, सो बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नाउ 8000। 8000, 10,000 डेबिट था, 2000 क्रेडिट हो गया, 8000 है। अब 8000 को बढ़ा के 16 बनाना है, 8000 को बढ़ा के 16 बनाना है, क्योंकि रिवैल्यूड एट 16 बोला। ये देखो ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, रिवैल्यूड एट 16 बोला हुआ है। अगर रिवैल्यूड एट 16 बोला है तो 8000 और बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, पीएफडी तो हटा दिया, पीएफडी का तो झमेला ही नहीं है। सो पॉइंट नंबर बी, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट। 8000 तो था ही बुक वैल्यू, 8000 से और बढ़ा दिया। सो 8000 तो पहले से डेबिट, पहले था ही ये बुक वैल्यू, और 8000 डेबिट कर दिया। तो फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट 16,000, ये लो फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड एट 16,000। ये दो अलग अलग मेथड है, ये दो अलग अलग मेथड है। मैं तुमको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 था अपने क्लास टेक्स्ट बुक का। सेम प्रोसीजर एक बार और रिपीट होगा ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। मैं पहले इसकी रूलिंग बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, लिखो मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन, regarding methods of revaluation, one, two, three, four, five, six, seven, 8. For 8 lines, middle partition. First side I will write net method. नेट मेथड में क्या करना है, कैंसल पीएफडी एंड रिवैल्यू द एसेट। Cancel PFD 1, 2, 3, leave 3 lines. And below that point number B, revaluation of PPE. Revaluation of PPE. And regarding gross method, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ओरिजिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, पीएफडी भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनेटली, और डिफरेंस जो आएगा ओरिजिनल कॉस्ट और पीएफडी का उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स।
existing revalued by and revalued at revalued by and revalued at और यहां पे एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैं तो बता देता हूं तुमको, एंट्री भी पीएफडी को कैंसिल करने के लिए जो पीएफडी क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करो, सो एंट्री बन जाएगी पीएफडी अकाउंट डेबिट टू पीपीई। वैल्यू तो प्रॉब्लम पढ़ के ले लेंगे हम लोग, और फिर एंट्री बन जाएगी पीपी अकाउंट डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और यहां पे रिवैल्यूड बाई के लिए, ये जो रिवैल्यूड बाई है इसके लिए एंट्री आएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएफडी, क्योंकि पीएफडी भी इंक्रीज होगा ना, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ये लो, स्ट्रक्चर तो पूरा रेडी हो गया अपना, स्ट्रक्चर इज रेडी। अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये का यही है, बस वैल्यूज अलग है खाली। आर यू ऑल रेडी विद दिस? ओके, नाउ चेक। जुपिटर लिमिटेड एज अ आइटम ऑफ प्लांट, इनिशियल कॉस्ट इज 1 लाख, इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 55। जिस दिन रिवैल्यू कर रहे हैं उस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये है 55। सो जो बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी जो भी बोलो या कैरिंग अमाउंट बोलो वो 45 हो गया, दिस इज 45,000। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट by reference to transactions in similar asset is assessed to be 65। अच्छा, इसकी फेयर वैल्यू 65,000 है, मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 65। इसका मतलब इसको 20,000 रुपये से बढ़ाना है, 20,000 रुपये से बढ़ाना है तो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर दो, और क्या। 20,000 इंटू 55,000 डिवाइड बाय 45,000, so 24,444। 24,444। हाँ, तो माइनस होके 20 आया तो ऐड कर दो +20, +20,000। सो ये हो गया 44,000, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही आएगा 444 हो गया। सो रिवैल्यूड एट 1,44,444 and this is 79,444 and 65,000। जो एंट्री पास होगी वो तो रिवैल्यूड बाई की, ये जो रिवैल्यूड बाई लिखा है ना वहां से एंट्री बनेगी
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 44,444 ये रहा, टू पीएफडी ये रहा 24,444, दिस इज पीएफडी and to fixed asset is 20,000 का फिक्स्ड एसेट्स। और यहां पे क्या करने का है, यहां पे क्या करना है, सिंपल है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1 लाख और पीएफडी 55 है ना, तो ये पीएफडी हटा दो, ये 55,000 का पीएफडी हटा दो। सो 55,000 का पीएफडी हटाना है अपने को। सो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से पीएफडी हट गया और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट हो गया, तो कोई पूछेगा पीपीई की बुक वैल्यू कितनी है। सो पीपीई की बुक वैल्यू हो गई, पहले ओरिजिनल कॉस्ट था 1 लाख, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स कभी क्रेडिट नहीं हुआ था, अब क्रेडिट कर दिया 55,000, तो इसकी बुक वैल्यू हो गई 45,000। और 45,000 से बनाना है 65,000, 45 से 65 बनाना है, तो 20,000 रुपये से इंक्रीज कर दो। ये इंक्रीज करने के बाद में कोई पूछेगा पीपी की वैल्यू क्या है। सो पीपी की वैल्यू क्या है, पीपी रिवैल्यूड एट 65,000, क्योंकि 45,000 तो ऊपर वैल्यू दिख रही थी और डेबिट कर दिया, रिवैल्यूड एट 65,000। are revalued at 65,000. I hope you have understood this. मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डू वन मोर एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और करेंगे। ये मेरा एग्जाम्पल है। ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट 6 lakhs, पीएफडी 2,40,000, पीएफडी 2,40,000 and revalued at 5,50,000, revalued at 5,50,000। चलो सॉल्व करेंगे। राइट डाउन मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन। Methods of revaluation. Eight lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Middle partition. First side लिखोगे net method, नेट मेथड में लिखोगे कैंसल पीएफडी, उसमें 3 लाइन छोड़ के एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपीई, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी। और ये बाजू में लिखूंगा ग्रॉस मेथड,
अंडर ग्रॉस मेथड under gross method 4 columns of equal size, existing revalued by and below that revalued at. Revalued by and revalued at. Revaluation of fixed asset. Revaluation of PPE. और ये एंट्री रिवैल्यूड बाय की होती है, कितने से इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूड बाय. दिस इज कॉस्ट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज पीएफडी एंड बुक वैल्यू बोल लो, डब्ल्यूडीवी बोल लो, कैरिंग अमाउंट बोल लो, जो भी बोलते हो. ठीक है. हो गया यहां तक. देख लो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट जो है 6 लाख से, पीएफडी है 240 और रिवैल्यू करके बनाना है 550. बराबर. 6 lakhs इज द ओरिजिनल कॉस्ट. प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है 2,40,000 और इसको बनाना है अपने को 5,50,000 का. तो 6 में से अगर 240 निकाल दो तो 360 बचता है. 6 lakhs माइनस 2,40,000, 3,60,000 की वैल्यू को बनाना है अपने को 5,50,000. इसका मतलब है 1,90,000 से इंक्रीज करना है. प्रोपोर्शनेट इंक्रीज, क्रॉस मल्टीप्लाई. 1,90,000 इंटू 2,40,000 डिवाइड बाय 3,60,000. So 1,26,667 प्लस 190 कर दो, क्योंकि वो 1,90,000 माइनस होके मिला था. सो 3,16,667. सो एंट्री इसी के पास करूंगा. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 3,16,667 to PFD account 1,26,667 and to revaluation reserves account 1,90,000. हाँ, कंप्लीट करेंगे तो अब बैलेंस शीट में वैल्यू आ गई 9,16,000. ये एंट्री पास करने के बाद वैल्यू बढ़ के 9,16,667 हो गया. एंड दिस इज 3,66,667. सो दिस वैल्यू विल अपीयर इन बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन. और यहाँ पे क्या है, पीएफडी को कैंसिल करना है. सो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू पीपीई. सो पीएफडी कितना, ये 2,40,000 है. सो 6 में से 240 उड़ा दिया तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की
बुक वैल्यू आ गई 360। सो जो बुक वैल्यू हो गई वो अब हो गई 360, और 360 से बनाना कितना है 5,50,000। तो इंक्रीज करने के लिए पीपी अकाउंट डेबिट, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट। 5,50,000 बनाने के लिए अपने को 1,90,000 से इंक्रीज करना पड़ेगा। 360 प्लस 190 करोगे तो 550 हो जाएगा। सो रिवैल्यू डेट 360 के साथ ऐड कर दिया तो ये हो गया 5,50,000। ये लो 3 बार करवा दिया, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया अपना, ये भी खत्म। अभी भी रिवैल्यूएशन खत्म नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन का भी एक पार्ट और है, रिवैल्यूएशन का एक पार्ट और है, 6th पार्ट। मैंने पॉइंट वाइज रिवैल्यूएशन, देखो कितना लंबा चला रिवैल्यूएशन। अब जो लास्ट पार्ट है वो रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट का रिलेशनशिप, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बीच में कुछ रिलेशन है। रिवैल्यूएशन अपवर्ड को रिवैल्यूएशन बोलते हैं और डाउनवर्ड को इंपेयरमेंट बोलते हैं। सो रिवैल्यूएशन एंड impairment relationship, impairment relationship. So revaluation and impairment relationship, ये लास्ट पार्ट है। वंस दिस इज डन अपना रिवैल्यूएशन हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। हाँ, ये मेरा लास्ट पार्ट है रिवैल्यूएशन का। सर अभी तक रिवैल्यूएशन में हमने क्या क्या किया, एक बार रिकैप ही करा दो। सब कुछ हम लोग ही कराएंगे। एवरीडे का समरी लेक्चर भी डालो, टॉपिक खत्म होने के बाद शॉर्ट में भी करके डालो। ये सब स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आते हैं, उसके बेसिस पे करता रहता हूं मैं। आई हैव डन फर्स्ट एंट्री बताई, रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या आएगी, पीएनएल को इंपैक्ट नहीं करेगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। लेकिन जब एसेट रिवैल्यूड होएगा, रिवैल्यूड का मतलब है वैल्यू बढ़ना, कम होता है उसको इंपेयरमेंट बोलते हैं। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो एक स्लैंग लैंग्वेज है जो हम लोग बोलते हैं, अकाउंटिंग लैंग्वेज तो उसके लिए इंपेयरमेंट है। सो वैल्यू बढ़ गई तो पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल अर्नड प्रॉफिट नहीं है, रियलाइज्ड प्रॉफिट नहीं। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो इंक्रीज्ड वैल्यू पे होगा तो ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा। पहले जो डेप्रिसिएशन आ रहा था, अब जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्यों एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, क्योंकि पहले तो इंक्रीज्ड वैल्यू पे लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट हो जाता है। पीएनएल डेबिट हो गया, पीएनएल डेबिट हो गया, कितने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन के वजह से ज्यादा डेबिट हुआ। पहले डेप्रिसिएशन कम डेबिट होता था, अब ज्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स बन के चला गया, लेकिन अब बैलेंस शीट में जाने के बाद जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है एक्चुअली उसका प्रॉफिट पीएनएल नहीं है। वो जब पीपी आया था तो अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अलग से प्रॉफिट का फिगर भी लाया था, तो ये एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट के सामने एडजस्ट होगा, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेस फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड ट्रांसफर टू पीपी, सॉरी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स। सो बैलेंस शीट में ये करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, सर रिवैल्यूएशन कब कब करने का, 3 से 5 साल में एक बार करना चाहिए। कंपिटेंट वैल्यूअर को बुला के करना चाहिए। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू में बहुत चेंजेस है, स्टेबल नहीं है मार्केट, वॉलेटाइल है वैल्यू, हर साल करो रिवैल्यूएशन, डू रिवैल्यूएशन एवरी ईयर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, सर रिवैल्यूएशन किसको करें, सिंगल एसेट चलेगा? नहीं, एक टाइप ऑफ एसेट का रिवैल्यूएशन होता है। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कॉस्ट पे हो सकता है, लेकिन विद इन फर्नीचर जितने फर्नीचर्स है सबको रिवैल्यू करेंगे। एक टाइप ऑफ एसेट्स में भी 2 क्लास बन सकते हैं।
जैसे व्हीकल में ट्रक एंड कार्स, बिल्डिंग में ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, जिन पे दो अलग अलग मॉडल अप्लाई हो सकता है। उसके बाद में मेथड सिखा दिया। मेथड्स का नंबर क्या था? मेथड्स का नंबर 6 था क्या? नहीं, नंबर 5 था। फिर मेथड सिखा दिया, ये लो मेथड्स आ गया। और मेथड्स के बाद में लास्ट पार्ट क्या आ गया? रिवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट रिलेशनशिप से मैं पूरा एफआर तुमको ये लेवल पे सिंप्लीफाई करके करवा दूंगा। और अब मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए, बिकॉज पास्ट में मेरे को स्टूडेंट्स ब्लेम करते थे, पीछे बात करते थे, मॉड्यूल का कवरेज नहीं है, और मैं कॉन्सेप्ट का कवरेज करता था। मॉड्यूल तो तुमको करनी चाहिए थी, मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया। उसके बाद में तुमको टॉपिक नहीं आता तो करोगे क्या? हर एक प्रॉब्लम थोड़ी कर सकता हूं मैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है। मैं तुमको 1000 क्वेश्चन करा के भेजू तो भी तुमको 100 में से 100 थोड़ी आएगा। तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 1000 क्वेश्चन करा के भेजूंगा इंस्टीट्यूट, उसके आगे वाला पूछ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो तुम कोई भी कर सकते हो। बट फिर भी क्या है, ये ब्लेम गेम शुरू हो गया था स्टूडेंट्स के तरफ से, तो मैंने सब कुछ ही करना चालू कर दिया। बोला झमेला ही नहीं हो, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाए थे वो भी मैं नहीं कर दिए। लो ये भी टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि बाद में तुम लोग खुद से तो कर ही नहीं पाते हो, और खुद से नहीं कर पाते हो तो ब्लेम देने के लिए कोई तो है। कौन है? शर्मा सर है। कर दो सर को पूरा ब्लेम। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग क्लास बुक का, तो क्लास का तो पहले भी करता था, मेरा सिलेबस जल्दी होता था। सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस, फिर मॉड्यूल, सब कुछ। बट एटलीस्ट जितना मैंने करवाया वो बराबर से प्रैक्टिस करके जाओ। इसके बाहर का मत ढूंढने में चले जाना कुछ। दिस इज कंप्लीट कवरेज और इतना सिंप्लीफाइड। मैं तुमको बोलता हूं पैन इंडिया लेवल पे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स और इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं कराएगा। लोग खाली डराने का काम करते हैं, एफआर इंडियस एफआर, खाली डराने का काम करते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तरीके से सीखो। ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफिकल्ट है और तरीके से सीखो, ना इंडियस डिफिकल्ट है। कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडियस 116 लीज अकाउंटिंग, इंडियस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये जो बड़े बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ईपीएस, सब तुम्हारे लेवल पे लाके करा दूंगा। प्रैक्टिस तुमको करनी है, प्रैक्टिस करके परफेक्ट। और रिटर्न प्रैक्टिस होती है, अकाउंट्स ओरली नहीं होता है। फाइनल सीए के बच्चे लिखते ही नहीं है, वो ऑडिट ट्रीटमेंट से खाली टिक मारते रहते हैं, उससे कोई पास नहीं होता, उससे कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। लिख के रिटर्न प्रैक्टिस करो मल्टीपल टाइम्स, जैसे हम लोग 11th-12th में करते थे, वैसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक वो काम नहीं खत्म होता एग्जाम ही मत दो। एग्जाम देने की घाई मत करो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, फिर एक ही बार एग्जाम दो। जो एग्जाम देने की घाई करता है वो बार बार एग्जाम देता है, क्योंकि उसको लगता है क्या पता नहीं बाई फ्लूक पास हो जाए। बाई फ्लूक नहीं होते, प्रॉपरली जाके लिखो, तुम पास होते ही हो। तुमको दूसरा अटेम्प्ट आता ही नहीं है। चलो दैट्स इट। मैं एक ब्रेक देता हूं, एक ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट रिलेशनशिप करेंगे और फिर नए कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। अगला कॉन्सेप्ट डेप्रीसिएशन का। एक लेक्चर और जाएगा आज के बाद में, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डेफिनेटली मैं कंप्लीट कर दूंगा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो दैट्स इट, विल टेक अ ब्रेक। एक ब्रेक ले लो।